आतंकवाद की, पहलगांव की या उसके बाद हुए सीज फायर की। तो एक ऐसी जो इमेज निकल के आती है पाकिस्तान के, उसके जो भी चीज़ें हैं कहने के लिए और करने के लिए हमें बहुत ही विचार से करनी होंगी। इस सारी पर चर्चा के लिए मैंने आमंत्रित किया है अमित विद्यार्थी जी को। ये पूरी तरह से पूरा जीवन इनका जो गया है वो इन्हीं परिचर्चाओं और दिशा बनाने में गया है, और मुझे लगता है कि अमित जी को अमित विद्यार्थी बनाने में इन सारी परिचर्चाओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल। अभी जी, जैसे अभी पहलगांव में जो अटैक हुआ या इससे पहले पुलवामा में जो अटैक हुआ था, इन सारी चीज़ों को देखते हुए जिस तरह का उन्होंने कृत्य किया है, पीछे हमने भी अपना जो एयर स्ट्राइक की है, लेकिन आज की डेट में जो देखा जाए कि जिस तरह से सीज फायर किया है पाकिस्तान ने, और सीज फायर के बाद में जो चीज़ें देखी जा रही हैं, इन सारी चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान का जो चेहरा है वैश्विक स्तर पर एक आतंकवादी राष्ट्र के रूप में वो स्थापित हो चुका है। और पहलगाम का हमला, यद्यपि ये जो जिस तरह का हमला था, ये अपने आप में पहली बार इस तरह का था कि किसी का धर्म पूछ करके उसको मारा गया। इतने लोगों की जानें ली गई। जाने लेना तो उनका पुराना काम है, लेकिन ये धर्म पूछ करके ये इस तरह से निंदनीय कृत्य पहली बार किया गया। लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में ये देखना पड़ेगा कि ये जो वर्तमान का जो भारत है वो कोई पहले वाला नहीं है। उसको पूरी सटीकता के साथ, और जैसे उद्दंडों को जो सजा दी जाती है, तत्काल प्रभाव से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तुरंत सबक सिखाने का काम किया। अगर देखें कि हम पाकिस्तान का जो भार है और हिंदुस्तान का जो भार है, आज की अगर दृश्यता से देखें तो क्या ये युद्ध होना ज़रूरी है या होना चाहिए, और इसके क्या जो सापेक्षता से निकल के आएंगे परिणाम? देखिए, युद्ध के जो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके व्यापक चर्चाएं, इस पर हमसे भी ज़्यादा विद्वान लोग बैठे हुए हैं। हमारे डोभाल साहब बैठे हुए हैं, अमित शाह जी हैं। एक हमारा मजबूत स्तंभ, हमारा मजबूत नेतृत्व है हमारे पास, तिगड़ी है। हाँ, वो सोचने के लिए हमारे पास सक्षम पूरी ताकत है। जहाँ तक एक आम भारतीय होने के नाते, एक देशभक्त होने के नाते, हर व्यक्ति के अंदर से ये इस समय मांग उठ रही है कि शांति दूत बनो मत मेरे प्यारे मोदी जी, पापी पाक का तो शीघ्र वध होना चाहिए, और झुक के झुकाना नहीं। हालांकि कभी मोदी जी झुक जाएं ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन ये विचार है कि शांति दूत बनो मत मेरे प्यारे मोदी जी, पापी पाक का तो शीघ्र वध होना चाहिए, और झुक के झुकाना नहीं मान मेरे भारत का, मित्रता हेतु भी समान कत चाहिए। मित्र भी समान कत का होना चाहिए। कहाँ वो, कहाँ हम लोग, और मित्रता हेतु भी समान कत चाहिए। और आतंकियों के लिए कोई शांति दूत मत बनो, उनके लिए गमार शुद्ध चाहिए, और इस देश को सही तरह से बचाना है इन पापियों पाकिस्तानियों से। तो और कोई विकल्प नहीं, बस एक युद्ध होना चाहिए। युद्ध तो बहुत जरूरी है, युद्ध बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे अभी सीज फायर हुआ है, युद्ध विराम की घोषणा हुई है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब पाकिस्तान के जो कुछ अधिकारी थे, उन्होंने या खुद शहबाज शरीफ ने उनको कहा कि नहीं, इसको थोड़ा रोकिए, तो उन्होंने अपने आप में बीच में आके इस सारी चीज़ों को करवाया। लेकिन ये क्या लगता है कि ये सेम उसी तरह होगा जैसे जनरल मुशर्रफ की तरह एक टाइम में था कि हम लोग ताजमहल में उनको चाय पिला रहे थे और दूसरी तरफ कारगिल युद्ध स्टार्ट कर दिया था। तो कितनी विश्वसनीयता रहेगी इस बात को लेके कि वो जो कहते हैं वो करते हैं? देखिए, पाकिस्तान और विश्वसनीयता, इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना कभी रहा ही नहीं है। हमने जब जब उनको सम्मान दिया है, तब तब उन्होंने बेतरगात किया है। ये मीर जाफरों की औलादे हैं, ये कभी सुधरने वाले हैं नहीं। अब रही बात सीज फायर की, तो भाई हमें वैश्विक स्तर पर भी हमारा काम केवल लड़ना नहीं। पाकिस्तान के पास क्या है? खाने को कुछ है नहीं, वहाँ की जनता को कुछ देने को उनके पास है नहीं, कोई सुविधा नाम की चीज़ नहीं।
तो वो तो एक ही चीज जानते हैं, लड़ना। वो लड़ना जानते हैं और हम बढ़ना जानते हैं। तो जब आप किसी से लड़ते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं तरक्की तो बाधित होती है, और हमें पूरे वैश्विक स्तर पर सोचना पड़ता है। विश्व स्तर पर हमारे मित्रताएं हैं, अमेरिका के साथ है, रूस के साथ है। तो जब कोई कहता है दूसरा देश तो बात मान लेनी चाहिए। लेकिन को मानते हुए एक बात और निकल के आ रही है, जो पहले भी निकल के आई थी। मैं जनरल मुशर्रफ टाइम की बात कर रहा था, तो उसके बाद आज एक बात फिर निकल के आई है कि कितनी सरकारें मिलके अकेले पाकिस्तान को चलाती हैं। छोटा सा देश है, लेकिन उसे कितनी सरकारें मिलके चलाती हैं। देखिए, आज भी देखो कि जो मुनीर साहब हैं वो अलग अपनी एक सीज़फायर तोड़ने की कोशिश करने हैं। सुबह 4:30 बजे भी एक उन्होंने तोड़ने की छोटी सी कोशिश की है, हालांकि पूरा सही और सुदृढ़ तरीके से ये चल रहा है। और उधर जो है आसिफ साहब जो प्रधानमंत्री हैं, वो अपना कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ पे सीज़फायर का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। दूसरी तरफ ISI बैठी है। एक चीज देखी जाए कि कल जब 9 बजे तक सीज़फायर का उल्लंघन होता रहा और बाद में ऐसा नहीं हुआ है, तो क्या ये एक दूसरे की कम्युनिकेशन मेथड को जो जल्दी से अप्लाई होना चाहिए था, वो दिक्कत है कि इनके अपने आंतरिक जो मस्तिष्कों की, यानी कि मन की भावनाओं को एक साथ से मिलाने में इतना टाइम लग रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं चर्चा तो करूंगा, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा कि जो हमारे देश के जो जवान हैं उनको नमन करता हूं। ये शुरुआत में करना चाहिए था हमको। और जो शहीद हुए हैं उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और इस पर भी मैं चाहूंगा कि इस डिबेट में इस बिंदु को भी रखा जाए, बिल्कुल, कि उनको क्या क्या सुविधाएं अभी और मिलनी चाहिए, पुरानी पेंशन जैसी सुविधाएं। अब आपने बात कही कि आपने मुनीर का और शहबाज शरीफ का नाम लिया, दोनों की कॉम्बिनेशन, दोनों का कम्युनिकेशन। एक डिबेट कल मैं देख रहा था देर रात को, तो वहां पाकिस्तान के ही एक पूर्व सैनिक का कहना था, शायद आदिल राजा करके नाम है, बड़ा बेबाक बोलता है। आदिल राजा, हाँ, बड़ा बेबाक बोलता है। उसका कहना ये था कि पाकिस्तान में लोकतंत्र और पाकिस्तान का कोई लेना देना है नहीं। वहां जो सरकार मतलब जो देश को चलाने वाली है वो है सेना चलाती है, और जो सेना का जो जनरल है उसके सामने ये प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह जो आप नाम ले रहे हैं, ये जैसे अपने यहाँ एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी का दर्जा है उनको। शहबाज प्रधानमंत्री जस्ट लाएंगे प्यून ऑफ पाकिस्तान, तो उसकी क्या औकात है? जो उससे तो बात ही नहीं की जानी चाहिए। असली जो वहां पर वार्ता के लिए असली जो मुख्य आदमी है वो है मुनीर, क्योंकि पूरा आतंकवाद को पैदा करने वाला वो पहलगाम का हमला किसने कराया? पाकिस्तान की आवाम भी कहती है, पाकिस्तान की जनता ने स्वीकारा है, पाकिस्तान के लोगों ने स्वीकारा है। हमारी देश की खुफिया एजेंसी है, बहुत ज्यादा उनको क्या नाम नमन करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए कि बहुत जल्दी उन्होंने ये पता लगा लिया कि इसके पीछे कौन है। आतंक के अब्बाओं का जब तक सर्वनाश नहीं किया जाएगा, वो आतंक का अब्बा इस समय और कोई नहीं है, वो है आसिफ मुनीर। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट निकल के आई, अभी तक हमने देखा सारी जो भारत ने जिस तरह से अपना रुख अपनाया है। देखिए, डिप्लोमेसी एक बहुत छोटा सा वर्ड है। इन सारी चीजों के पीछे, जैसे मैं कह रहा था कि कल भी एक बात विचार में आ रही थी कि अभी ये जो युद्ध चल रहा है, ये युद्ध नहीं चल रहा। क्योंकि मुझे बड़ा दुख हुआ, प्रिंट मीडिया अपना काम बखूबी निभा रही है और कोई भी ऐसा काम उसने नहीं किया है, ना कोई ऐसी प्रिंट आउट की है जिससे कि हमारे जो भारतवासी हैं उनको दिक्कत हो। लेकिन जो सोशल मीडिया है उसने थोड़ा सा जिस तरह से भी रुख अपना रखा है कि भाई सेना घुस गई या ये हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके विपक्ष में अगर देखें तो जो हमारी डिप्लोमेसी है, क्योंकि पूरा वर्कआउट चल रहा है, तो एक डिप्लोमेसी थी महाभारत के टाइम में बोली जाती थी कि कृष्ण ने कहा था जब बलराम बहुत परेशान हो रहे थे कि नहीं भैया ये इतनी गाली दे रहे हैं, इतनी गाली दे रहे हैं जो बुआ जी के लड़के, बोले नहीं ये यार इसको गालियां देने दे, और जब इसकी गालियों का अंत होगा, यानी 100 गालियां जब ये दे लेगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि इसका करना क्या है। तो क्या ये डिप्लोमेसी जो चल रही है, जो हमारे संबंध चल रहे हैं, जैसे टर्की ने अभी इनका साथ दिया, तो मुझे लगता है कि बैकएंड पे जाके टर्की को बताने की कोशिश की गई होगी कि भाई आप वही लोग हैं, जब भूकंप आया था तो सबसे पहले वही मैं कहना चाह रहा था। जब पूरा जो इनका तुर्की है
वो जब भूकंप से लहूलुहान था, इनकी भूखों मरने की नौबत थी, तो सबसे पहली जो सहायता की थी वो भारत ने की थी। लेकिन ये इनके डीएनए में गद्दारी है भाई। मैंने पहले ही कह दिया था, ये मीर जाफरों की औलादे हैं, तो इनसे वफादारी की उम्मीद बिल्कुल मत करना। जो कहेंगे इस वो तरह के जो करेंगे। देश हैं, ये आतंकवाद के समर्थन करने वाले, एक आप श्वान पाल लेना, लेकिन इनको कभी पालने का आप दुस्साहस ना करें, ये आपका व्यर्थ चला जाए। नहीं, जैसे कल देखा कि जैसे पूरे भारत में हम जिस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री डोभाल जी जो डिप्लोमेसी तैयार करके इन्होंने रखा है कि कोई भी देश के अगेंस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही कल ऐसा लगा कि हमारा जो है वो सीज फायर हो गया है, पूरी तरह से सहमति बन गई है, तो उसके बाद एक, पहले नहीं, बाद में एक चाइना का बयान आता है कि नहीं, आप पाकिस्तान के लिए आता है कि आप परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं। तो और जहां तक मुझे लगता है कि इस सारे अगर परिदृश्य को देखें तो आपको क्या लगता है कि इस युद्ध से चाइना का कोई बेनिफिट है या फिर उसका नुकसान ही है? देखिए, पूरी दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है तो उसमें चाइना का तो बेनिफिट है, क्योंकि चाइना किसी से स्वयं युद्ध नहीं करेगा। मैंने कहा ना, कुछ तो हैं लड़ जाने वाले और कुछ हैं बढ़ जाने वाले। भारत और चाइना ये दोनों ही ये बढ़ने वाले देश हैं। ये भारत के सामने एक मजबूरी है कि इस तरह के जो दुष्ट प्रवृत्तियां ये पाकिस्तान जैसे आ जाते हैं तो करना पड़ता है। आसपास है, पड़ोसी हैं। लेकिन चाइना युद्ध के लिए इसलिए उकसा सकता है क्योंकि जो रक्षा सामग्री है उसका बहुत बड़ा जो क्या कहते हैं निर्यातक है वो चाइना है, तो उसकी अपनी व्यापारिक मजबूरियां हैं। अब उसके लिए एक सबसे बड़ी मजबूरी ये भी रहेगी, मुझे लगता है कि चाइना का बेनिफिट इसलिए नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में अगर रोटी भी सही से बन रही है किसी जगह पे, तो उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना के थ्रू हुआ है। यानी कि उसमें कहीं पे भी इस तरह की चीज़ नहीं है कि चाइना के बिना किसी सहयोग के, जैसे इतनी परियोजनाएं चल रही हैं पाकिस्तान, वो सारी वहीं की हैं। तो उसके बाद भी लगेगा कि आपको कि ये चाइना का कोई बेनिफिट है, और अभी तक कोई वक्तव्य दिया भी नहीं था, जब खत्म हो गया। चाइना एक ऐसा देश है कि एक हाथ में आपको कहते नहीं है कि जालिम की अदाओं का अंदाज निराला है और एक हाथ में मरहम है, एक हाथ में भाला है। तो ये चाइना इसी तरह का है, एक हाथ से तो रोटी देता है चाइना उसको, पाकिस्तान को, और दूसरे हाथ में वो बंदूक थमा देता है कि बेटा रोटी हमसे ही मांग के खाना, तुम कमा नहीं पाओगे, तुम लड़ते ही लड़ते मर जाओ। ये तो अब पाकिस्तान को सोचना चाहिए। भारत सरकार, भारत की जो डिप्लोमेसी है, जो भारत के जो तंत्र है हमारा, बहुत सही तरीके से काम कर रहा है। जवाब जिस तरह से देना चाहिए, दिल जीत लिया भाई। नहीं, देखिए, ताबड़तोड़ जवाब दिया। जैसे मैंने अभी बीच में भी कहा था कि डोभाल जी हैं हमारे, एस जयशंकर जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, और उसकी कमान जो है वो एक महारथी के हाथ में है। अगर वो कोई काम करते हैं तो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी को बताते हैं, और नरेंद्र मोदी जी उन्हें जो कहते हैं वो उसको मतलब ये कहें कि सेकंडों में इम्पैक्ट कर लेते हैं। तो ये कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से कल की सारा घटनाक्रम चला और उसमें सीधा अमेरिका को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा है, ये जाके गिड़गिड़ाए बताते हैं यही कि गिड़गिड़ाए कि नहीं, हमें ये जो है वो सीज फायर चाहिए। जनता तो भले ही भारत की हो या पाकिस्तान की, लोग आम आदमी से क्या लेना देना होता है। आम आदमी पाकिस्तान का मुझे तरस आता है, उसका जो अंजाम होने वाला है ना, इस मुनीरा की वजह से बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। पाकिस्तान की आवाम को तो ये चाहिए कि उसमें पकड़ करके अपने आप ही सजा दें कि भाई क्यों पूरे देश को क्या नाम है बर्बाद करें। आवाम के लिए तो मैंने भी देखा है कि जब भी युद्ध होता है तो हमारे यहाँ के जो भी प्रधानमंत्री होते हैं एक बड़े भाई की तरह, एक पिता की तरह समझाने की हमेशा कोशिश करते हैं, और उन्होंने कभी ऐसा नहीं चाहा कि ये युद्ध कभी अंतिम दौर तक जाए, क्योंकि अंतिम दौर तक जाने का सीधा सीधा जो उस पर इफेक्ट पड़ेगा, जिसपे वहाँ की जनता जो होगी उसको ही ये ज़्यादातर इसे ग्रसित कर पाएंगे और वो इसको बहुत बुरे तरीके से देख पाएंगे। तो मैंने भी देखा है कि हिंदुस्तान ने कभी ऐसे व्यक्ति के नाते अपना काम नहीं किया, हमेशा बड़े भाई या पिता के नाते काम किया है। तो इस बात को वहाँ की जनता को भी मुझे लगता है समझना चाहिए इस बात को। और ये सारी चीज़ें देखते हुए आगे की आपके हिसाब से हमारी जो पॉलिसी है या स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए हमारे भारत देश की, उस पर थोड़ा सा प्रकाश। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत पाकिस्तान का पापा तो है, पिता तो है,
हमने ही बना करके दिया है, चलो तुम भी क्या नाम है चैन से जी लो। लेकिन ये चैन से जीने वाले होते तो ये अलग ही क्यों करे जाते। ये चैन से जीने वाले नहीं है, ये इनकी नस नस में वही मोहम्मद गौरी वाली बात है। इनको आप यहाँ, लेकिन ये और बता दूं, मैं पृथ्वीराज चौहान जी को नमन करते हुए कहना चाहूंगा कि ये मोदी जी बैठे हैं, ये पृथ्वीराज चौहान की तरह 16 बार माफ करने वाले नहीं हैं। ये माफ नहीं, ये साफ करेंगे। आइंदा आप देखेंगे इसको। अमेरिका को जितनी जल्दी हो सके, यदि अमेरिका या रूस और ये चाइना खुद ये समझाएं उसको, भाई क्यों बर्बाद होने बैठा है कि भारत के सामने तेरी कोई औकात नहीं है, तो बच जाएगा। वरना पाकिस्तान का जो असर है सब जानते हैं जो होने वाला है। जी, मेरे साथ थे अभी अमित विद्यार्थी, जो कि विद्यार्थी बाण के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके एक एक शब्द को हमेशा पूरी तरह से एक निश्चित तौर पर हर व्यक्ति सीरियस लेता है और आगे इन सारी चीजों को ये हमें बताते रहेंगे और हम इनका सहयोग सदैव लेते रहेंगे। तो अमित विद्यार्थी जी, आपका यहाँ आने के लिए और अपने बाणों से, लेकिन मैं एक आधी मिनट की बात और कहूंगा कि जो देश के लिए सबसे पहले जो बॉर्डर लाइन पे जो लड़ने वाला है सैनिक, उसके लिए, हाँ, जैसे हम डिफेंस पर जो हमारा बजट है उसमें थोड़ा सा बड़ा दिल किया जाए। शिक्षकों के लिए भी देखिए कर ही रही है सरकार धीरे धीरे कि इतनी साल वाले तक ये आ जाएंगे उसमें। तो क्यों ना जो जितने भी फोर्सेस है हमें बाद में दे देना। हम शिक्षक होने के नाते हम एक कदम पीछे लेते हैं, हमें बाद में दे देना भाई। लेकिन जो देश का सैनिक है, बीएसएफ के जवान है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, क्या उनको उनका बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए पुरानी पेंशन की योजना बहाल नहीं की जानी चाहिए? सैनिकों की बिल्कुल होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए और हम लोगों का कर्तव्य है कि इस बात को अपनी को सरकार तक पहुंचाएं। हमको बाद में दे देना, लेकिन उनको दो भाई। वो देश के लिए लड़ते हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। बिल्कुल, ये थे विद्यार्थी जी। इन्होंने अपने विद्यार्थी बाणों से पूरे घटनाक्रम को अपने पास और अपने तरीके से रखा है और मुझे लगता है कि इनकी बात को सब लोग सीरियस लेते हैं और हमारे साथ ये सहयोगी हमेशा बने रहेंगे। इसके लिए हमारा हमेशा इनका नमन रहेगा और धन्यवाद रहेगा। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।